Hello students, welcome to Akash Byju's JEE channel. I am Anshul Tomar, your mathematics mentor. तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स भी आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और अब हम लोग एमओडी करेंगे और एमओडी के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने कहा था। बीच में मैट्रिसेस का रिवीजन भी करेंगे एंड देन विल गो टू इंटीग्रल कैलकुलस, यानी इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया डिफरेंशियल। इस तरीके से हम लोग जेई 2023 का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और बाद में 11th के रिवीजन भी आप लोगों के लिए प्लान हो चुका है, तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिकली जेई मेन के लिए। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो या इनवर्स फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके जेई मेन या जेई एडवांस्ड के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले इस सेशन को बेटा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में एंड लाइक कर दो बेटा इस सेशन को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और यकीन मानो बेटा कि आगे जाके जो भी आपके जेई 2023 के जो भी 4-5 महीने बचे हैं, क्योंकि होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जनवरी या फरवरी में आपका पहला जेई मेन हो सकता है, तो 4-5 महीने के अंदर हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सेट्स आपको मिलेंगी, जैसे हम लोगों ने 2022 में बच्चों को दिया था पिछले 4-5 महीनों में। सो ऐसा ही होगा, तो दैट्स वाई प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया, बिकॉज कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी है इफ यू रियली वांट टू डू वेल इन जेई 2023, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे, एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और दूसरी चीज आपको नई नई प्रॉब्लम्स भी आगे बहुत देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एनथे एग्जाम, ये नवंबर में आने वाला है। तो अगर आप 12th में पढ़ रहे हो या 12th पास आउट हो, या आपके कोई रिलेटिव्स, भाई बहन, फ्रेंड्स अगर कोई 11th या छोटी क्लासेस में है, तो आप उनको बोल सकते हो एनथे देने के लिए, बिकॉज आकाश बायजूस में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो ऑब्वियसली यू विल गेट द स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये आप एक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर कम्युनिकेट करना। ओके, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं dy by dx के डेफिनेशन की। ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में भी बताया था कि dy by dx इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और रेट ऑफ चेंज में हम किसी पर्टिकुलर, अगर हम किसी मोमेंट पे अगर रेट ऑफ चेंज चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो हम उसको x प्लस डेल्टा x से कंपेयर करते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर होता है। बट वो लेंथ इतनी छोटी होती है कि वो एक टेंजेंट की तरह नजर आती है, तभी हम बोलते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट when h is tending to 0, the slope of tangent is actually the rate of change। ठीक है, तो ये हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ dy by dx, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको x पे रेट ऑफ चेंज चाहिए तो आप x प्लस h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, आप इसमें देखना चाहते हो, तो इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा दैट इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज। और लिमिट लगा दोगे h टेंडिंग टू 0, तो ये कॉर्ड एक टेंजेंट की तरह नजर आएगी। सो द कॉर्ड ऑफ स्लोप, द कॉर्ड PQ हैज अ स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर वहां लिमिट लगा दोगे h टेंडिंग टू 0, तो वहां पे आपका जो वो टेंजेंट की तरह नजर आएगी, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज dy by dx। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो Q भी P को टेंड कर रहा है, और फाइनली एक पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये हम डिफरेंशिएबिलिटी में, जैसे मैंने बोला, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन। जल्दी से इसको कवर करते हैं, है ना। अगर आपका कोई फंक्शन k इंटू एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव k तो बाहर ही रहेगा, f डैश x नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने क्वेश्चंस पे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के, जेई मेन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेरिवेटिव्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिंपल सा रूल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है,
अगर आपके फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़कर दूसरे का, दूसरे को छोड़कर पहले का। अगर आपके 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 को छोड़कर थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट और थर्ड को छोड़कर सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड को छोड़कर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना। तो दिस इज क्वाइट सिंपल, ये देखो, है ना। इसमें तुम फटाफट आगे बढ़ सकते हैं, आई थिंक सबको मालूम है ये चीज। डेरिवेटिव में आज अगर आपका फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो एक क्वोशिएंट रूल होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को छोड़कर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को छोड़कर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आई थिंक ये सभी को मालूम है कि gx का स्क्वायर है, gx को छोड़कर f का डेरिवेटिव और f को छोड़कर g का डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट रूल, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी, बहुत ही आसान है, आराम से समझा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ hx, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से चेन रूल, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर अंदर वाले का करेंगे, और जितने अंदर फंक्शंस होंगे उनका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे अगर आप इसका डेरिवेटिव y डैश, जनरली हम डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ hx। अंदर वाले का करोगे तो g डैश ऑफ hx, और फिर और अंदर वाले का करोगे hx का तो h डैश x। दिस इज एक्चुअली नोन एज चेन रूल, और ये देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी अंडरस्टूड और बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव याद रखना, है ना। तो आपको इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि साइन, कॉस, टैन या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं या एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, इन सब के डेरिवेटिव्स हमें जनरली याद होते हैं, इनवर्स के याद रखने भी बहुत जरूरी है, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, डोमेन का ध्यान रखना। टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स का इसका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो रहा है, बताऊं क्यों हो रहा है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का सम कांस्टेंट होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स एक्स का, और जो इसका जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का जो भी डेरिवेटिव होगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका अगर हमें पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। बस यही लॉजिक है। सेम फॉर टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स का सम कांस्टेंट है, तो उनके डेरिवेटिव का सम भी कांस्टेंट मतलब 0 आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव। तो ये हमें फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, ओके। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती हैं जो हमारे डेरिवेटिव्स को आसान करती हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं आ रहा है तो आप एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो। काफी ज्यादा इससे हेल्प हो जाती है हमारे इन प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। कई बार हमें पूछा जाता है कि भाई डेरिवेटिव बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से एक्स अपॉन अंडर√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो या ऐसे कह लो कि अगर ये आपको y दिया हुआ है तो आपको y डैश निकालना है। तो यहां पे हम x को अगर a साइन थीटा पुट करेंगे तो y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे x को a साइन थीटा पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल x को अगर मैं यहाँ पे a साइन थीटा, मुझे y डैश निकालना है बच्चों, a साइन थीटा डालूंगा तो y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा मुझे मिल जाएगा, वो आएगा a साइन थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपका a कॉस थीटा, दैट इज टैन थीटा। अब यहां पे बेटा आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y अगर tan थीटा आ रहा है उसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो tan थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा आप यहां पे सबको x और a के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका साइन थीटा जो है वो x बाई a है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल। तो यहां से जो आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा हो जाएगा a अपॉन समथिंग, ये वाला आ जाएगा, तो स्क्वायरिंग हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा ये भी देख लो। x अगर आपका a साइन थीटा है तो आपका dx हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं आपको, हो सकता है नॉर्मली भी डिफरेंशिएट करने से आसान हो जाए, बट सब्स्टिट्यूशन का यूज क्या है वो बता रहा हूं। तो यहां से डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1/a कॉस थीटा, 1/a कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है अंडर√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू a, यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है ये बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा।
तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन जब डेरिवेटिव्स हम लोग करते हैं। अगर हमें कोई सब्स्टिट्यूशन करना है आप करो, वो थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, वाई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ध्यान रखना डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स यहां से निकलेगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा ए और एक्स से, क्योंकि हमने फाइनली माना है किसी को थीटा, थीटा हमारे लिए पैरामीटर है, वेरिएबल है, उसे गायब तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो यहां यूज होता है। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं आता है तो हम यहां पे एक्स को ए टैन थीटा जनरली यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी सब्स्टिट्यूशन है, या ए कॉट थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो हम सेक या कॉसेक में यूज करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और a प्लस एक्स ए माइनस एक्स आता है तो a कॉस थीटा या कॉस टू थीटा भी कई बच्चे यूज करना पसंद करते हैं, तो यहां पे a कॉस टू थीटा भी यूज कर सकते हो। फिर वहां पे 1 प्लस कॉस टू थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मुला लगाना आसान होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया जाता है ताकि आपका एक्सप्रेशन छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाए, फिर डिफरेंशिएट करना आसान होता है, बस हमें डी थीटा बाई डी एक्स निकालना होता है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना बेटा। ओके, इनवर्स फंक्शंस में, अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूं। किसी फंक्शन का हमें इनवर्स लेना आता है, कैसे लेते हैं इनवर्स? याद करो फंक्शन चैप्टर को, याद करो, एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका इनवर्स फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि इनवर्स सबका निकालना पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स फंक्शन जो होता है, इनवर्स निकालना, क्योंकि फंक्शंस इन्वर्टिबल कब होता है, इनवर्स कब होता है? जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, 1 1 होता है, ऑन टू होता है। तो जब फंक्शन आपका 1 1 होता है, ऑन टू होता है, ठीक है, तो आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। लेकिन बहुत ऐसे फंक्शंस हैं जो 1 1 भी हैं, ऑन टू भी हैं, लेकिन हम उन्हें एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। देर आर सो मेनी फंक्शन मैथ्स के अंदर, देर आर सो मेनी फंक्शंस जिसमें एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते आप, क्योंकि अलग कर देते तो इनवर्स निकल जाता, इनवर्स निकल जाता तो डेरिवेटिव भी आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जहां पे आप एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है, फंक्शन 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है दुनिया में सारे फंक्शंस को का हम इनवर्स निकाल पाए, है ना। तो इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तो भी फंक्शन इन्वर्टिबल तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो आपके पास एक फंक्शन है, या वाई के टर्म्स में लिखता हूं, चलो वाई आपका फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप आराम से एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सप्लिसिटली जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार फंक्शन आ जाता है आपका e टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप एडी चोटी का जोर लगा लो, यू कैन नॉट कन्वर्ट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। यहां तो एक्स कन्वर्ट हो जाएगा वाई माइनस 1 का अंडर रूट प्लस माइनस, लेकिन यहां पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इज नॉट पॉसिबल, यहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब ले, कुछ भी ले लो, मतलब अब हो सकता है कि ये फंक्शंस आपके इन्वर्टिबल हो, एक्स क्यूब भी मान के चलो सब में, है ना, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 एक 1 1 फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं इसको। तो यहां तो हो जाएगा y माइनस 1 का क्यूब रूट एक्स, तो ये इसका इनवर्स हो गया। फंक्शन 1 1 भी होगा, लेट्स से ऑन टू भी होगा मान के चलो, और आपका इनवर्स निकल गया, तो ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करना भी आसान है। लेकिन ये फंक्शन भी आपका मान लो इंक्रीजिंग होगा, मतलब 1 1 होगा, क्योंकि y डैश निकाल के देखो, डेरिवेटिव e टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू दे रहे हैं और माइनस इन्फिनिटी पे भी माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी 1 1 फंक्शन है। अगर ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी मान लो, ऑन टू दे दिया, कोडोमेन रेंज के बराबर दे दी, तो इन्वर्टिबल तो है ना, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, लेकिन हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, सॉरी टू से। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, एक होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन जो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्स और वाई और एक्स के टर्म्स में, एक होते हैं इंप्लिसिट फंक्शंस जो कन्वर्ट होते ही नहीं है, आपस में उलझ के रह जाते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं लेकिन इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन उनका डेरिवेटिव जरूर निकाल सकते हैं। मैथ्स में, ठीक है, आपका कोई भी फंक्शन आता है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव के बारे में हम जरूर कमेंट कर सकते हैं, डेरिवेटिव के बारे में हम जरूर कुछ कह सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या आएगा, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, है ना। हमें या इनवर्स हम निकाल ही नहीं पा रहे, बट हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ फंक्शंस जहां पे इनवर्स नहीं निकाल पा रहे, इन्वर्टिबल है, इनवर्स नहीं निकाल पा रहे, लेकिन उसके डेरिवेटिव के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पे बोला क्या गया है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं डिफरेंशिएबल, जिसमें एक दूसरे का इनवर्स है, यानी
एफ इनवर्स, मतलब एफ का जो इनवर्स है उसको हम जी एक्स का नाम दे देते हैं। तो यहां पे कैसे करना है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, हाउ टू डिफरेंशिएट दोज टाइप ऑफ फंक्शंस, हाउ टू डिफरेंशिएट दोज टाइप ऑफ फंक्शन विच आर इन्वर्टिबल, लेकिन उनका इनवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो उसको कैसे करेंगे ये बताने जा रहा हूं। तो हमें पता है फॉग एक्स तो एक्स होता है, ये आपका पहला स्टेप होगा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, क्योंकि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होगा, ये तो पक्का है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, चेन रूल लगाओ, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। व्हाट इज जी डैश एक्स बेटा, क्या है जी डैश एक्स? जी डैश एक्स इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। भाई एफ इनवर्स का नाम को ही हमने जी एक्स बोला है, तो जी डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, जी डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स, जो हमें चाहिए एक्चुअली में। तो जी डैश एक्स आ गया 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ठीक है ना, 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, आपका जी डैश एक्स आ चुका है। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना, आप समझना इस बात को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यह बोला कि फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर एंड फंक्शन इज ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब। एक एग्जांपल दे रहा हूं तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। आपको बताना है इफ gx is equal to f inverse x, find g dash 2। ये सवाल आ गया, बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक फंक्शन है आर टू आर, एफ एक्स आपको दे रखा है, आपको एक इनवर्स दिया हुआ है, मतलब एफ इनवर्स को हमने जी एक्स का नाम दे दिया, एक नया फंक्शन बोल दिया, उस इनवर्स का मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव बताना है 2 पे, जी डैश 2 बताना है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर कि सबसे पहले क्यों ना हम इनवर्स निकाल लें और इनवर्स निकाल के फिर हम लोग 2 डाल देंगे, ऐसे सोचते हैं बच्चे। लेकिन इनवर्स निकालने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या वो इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे जी डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब इनवर्स ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताई दिया है, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो 1 1 के लिए डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव हमने चेक किया था, इसका डेरिवेटिव आया पॉजिटिव, फंक्शन आ रहा है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आ रहा है, और इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है, माइनस पे माइनस इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि जो रेंज है इस फंक्शन की वो आर है, जो कि कोडोमेन से मैच करती है। दैट मीन्स फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, यानी ये इन्वर्टिबल है, ठीक है ना, इन्वर्टिबल है। लेकिन क्या हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? क्या x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? नो सर, नहीं कर सकते। तो सर डेरिवेटिव कैसे निकालें? ये रहा प्रोसेस, क्या बताया मैंने भी आपको। शुरुआत कहां से करनी है? पहला स्टेप, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां से शुरू करना है। डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो g डैश एक्स आएगा वो आएगा 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। समझ गए बात को? यस सर समझ गए। g डैश एक्स 1 अपॉन, यहां से शुरू करना है हमेशा। अगर इनवर्स निकाल पा रहे हो फिर तो ऑब्वियसली उसका निकाल के डिफरेंशिएट कर दो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? बार बार क्या बोल रहा हूं, जहां पे एक्स वाई के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकता, इन्वर्टिबल है वो, इन्वर्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन इनवर्स निकाल नहीं सकते बस मैथ्स में हम लोग, मैथमेटिकली। तो इसलिए उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस याद रखना और समझना बहुत जरूरी है। g डैश एक्स आएगा 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। अब बोलोगे सर एफ डैश जी एक्स हमें निकालना है, ठीक है, लेकिन हमें निकालना है x इक्वल टू 2 पे, तो मैं यहां पे x इक्वल टू 2 डालने जा रहा हूं। तो g डैश 2 आएगा विच इज 1 अपॉन एफ डैश ऑफ g2। अब आप बोलोगे सर ये g2 कहां से आ गया, ये g2 कैसे निकालोगे सर? निकालते हैं बेटा, g2 कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं। g2 का मतलब क्या है, आप ही बताओ। g2 का मतलब है, जब g2 का मतलब है f इनवर्स 2। f इनवर्स 2 सर कैसे आएगा? हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। मान लो इसके लिए t आ रही है, क्या कोई ऐसा t है ft जिस पे वैल्यू 2 आ रही है? आप बताओ, क्या मैं फंक्शन में कुछ ऐसी वैल्यू रख सकता हूं जिससे राइट हैंड साइड 2 आ जाए? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल रखो, बल्कि 2 नहीं हम रखते, 1 रखते हैं, सॉरी मैंने गलती से 2 दे दिया। लेट्स डू इट फॉर 1 करेंगे, सॉरी 1 पे निकालते हैं, है ना, मैंने 2 का कैलकुलेट कर लिया। तो लेट्स फाइंड आउट एट 1 पे निकालते, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, यहां पे भी आप सब 1 यूज कर लो। अब बताओ, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे fx की वैल्यू 1 आ जाएगी कुछ डालने पर? सर है, बिल्कुल है, हमने हिट एंड ट्रायल से देख लिया। अगर मैं x को 0 डालें
अगर हम t को 0 डालें यानी f0 डालें तो f0 की वैल्यू 1 आ रही है, यानी f इनवर्स 1 की क्या वैल्यू आ गई, f इनवर्स 1 की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, यानी g1 की वैल्यू 0 आ गई। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत ऐसे फंक्शंस हैं जो x को y के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट इन्वर्टिबल, सॉरी दे आर इन्वर्टिबल, बट इनवर्स हम निकाल नहीं सकते मैथमेटिकली, पर उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस है कि fog x अगर x है, डिफरेंशिएट करोगे तो x को 1 डालोगे तो आपको 1 अपॉन f डैश g1 चाहिए होगा। अब g1 की वैल्यू का क्या मतलब होता है, ठीक है, g1 का मतलब होता है f इनवर्स 1, f इनवर्स 1 की वैल्यू 0 आ रही है हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि f0 1 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका 0 आ गया, डेट मींस दिस इज 1 अपॉन f डैश 0। अब हमें f डैश 0 निकालना बहुत आसान है, हमें fx दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे f डैश 0 निकालना है, मैं अगले पेज पे निकाल के बताता हूं। f डैश 0 निकालना है तो मेरा fx आ जाएगा x क्यूब प्लस e टू दी पावर x, यही था। तो यहां पे आपका जो f डैश x आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स, तो आपका जो f डैश 0 आएगा वो 1 आ जाएगा, और हमें निकालना था 1 अपॉन f डैश 0, तो जो इसकी वैल्यू आएगी यहीं से चेक कर लो, f डैश 0 की जो वैल्यू आ रही है यहीं चेक कर लो, वो 1 आ रही है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप इनवर्स नहीं निकाल पा रहे और इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है तो आपको fog x इक्वल टू एक्स, जी डैश एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, वही चेन रूल लगाया हमने, और x की वैल्यू लेट्स से 1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए तो डाल लो। अब g1 या g2 की वैल्यू यानी f इनवर्स 1 की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से आपको मिल जाएगी, और f डैश 0 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएट करके 0 डाल दो तो 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 1, तो g डैश 1 जो आंसर आ रहा है डेट इज इक्वल टू 1। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है बट मैथमेटिकली वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स बिकॉज x कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो ये ध्यान रखना। जैसे ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर जिसमें इनवर्स निकाल पा रहे हो ना उसमें तो निकाल लो, जिसमें इनवर्स निकाल पा रहे हो उसमें इनवर्स निकाल लो, बात खत्म, फिर तो डिफरेंशिएट कर ही लोगे। जिसमें नहीं निकाल पा रहे उसमें वो तरीका लगाना, fog x से शुरू करके और आगे बढ़ना। ठीक है, देखो इसमें बोला गया e टू दी पावर y इज इक्वल टू log x, तो मैं यहाँ पे इनवर्स आराम से निकाल सकता हूं, x इन टर्म्स ऑफ y तो करना है, तो x हो जाएगा e टू दी पावर में e टू दी पावर y, तो आपका जो फंक्शन आ गया यही आपका f इनवर्स x हो गया, यही हो गया f इनवर्स x, यानी आपका जो gx फंक्शन हो गया वो हो गया e टू दी पावर x, यही तो होगा। बस इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये तो सिंपल सवाल था, इसमें तो आपको इनवर्स निकल ही रहा है, x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर ही रहे हैं हम लोग, तो x को y के, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना कि अगर आपके पास log x है या ln e x इक्वल टू y है तो x क्या हो जाएगा e टू दी पावर y, ये फंडा मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो e टू दी e था यहाँ पे, तो e टू दी पावर y चला गया, तो आपका इनवर्स आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ईजी है, चेन रूल लगाएंगे e टू दी पावर x, और इसका भी हो जाएगा इंटू e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल्स की पावर को ऐड करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी। सही बात है, कौन सा आंसर सही आ रहा है, यस, सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, अगर जिसमें इनवर्स निकाल सकते हो इनवर्स निकालो, डिफरेंशिएट करो नॉर्मली और आगे बढ़ो। जिसमें नहीं निकाल सकते हो उसमें fog x से शुरू करना है, f ऑफ gx इक्वल टू x से शुरू करना है, और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से, एंड वहां से आंसर आएगा, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया। ठीक है, ओके, आगे चले। आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी नाइस। ठीक है, तो यस, सी इज द राइट आंसर। अब जैसे मैंने बोला इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरह की चीजें होती हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, आपस में एंटेंगल्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं आपस में, और एक्सप्लिसिट में आप x को y या y को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, if the relation between x and y is an equation in which y cannot be expressed solely in terms of x, यानी y को x के टर्म्स में, x को y के टर्म्स में हम कन्वर्ट अगर नहीं कर पाते हैं अलग अलग, तो ऐसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन, या जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया था e टू दी पावर x प्लस एक्स क्यूब वाला, उसमें भी x को y के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप,
या y को x, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, नॉर्मली करेंगे इसका एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब को छोड़कर वाई क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा, ऐसे करना है बस। फिर एक्स क्यूब को छोड़कर वाई क्यूब का हो गया, वाई क्यूब को छोड़कर एक्स क्यूब का हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का अलग हो जाएगा, और फिर 2y का अलग हो जाएगा। तो ये dy/dx वाली जो टर्म्स हैं ये अलग चली जाएंगी और बाकी सब अलग आ जाएगा। तो डेरिवेटिव खुद x और y के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो यहां पे ये करना होता है। तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और सारी टर्म्स dy/dx की कलेक्ट कर लो एक साथ और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आंसर लिख दो, और x और y के टर्म्स में ही आंसर आएगा। हाँ, अगर y कन्वर्ट हो रहा है एक्सप्लिसिटली x के टर्म्स में, जैसे y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें तो आपका डेरिवेटिव सीधा सीधा आ जाएगा, है ना, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2x। तो जब y x के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है तो सिंपल डेरिवेटिव करना है। अगर y और x आपस में एंटेंगल्ड हैं, कन्वर्ट नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है, तो आपको नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल या चेन रूल लगा के नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है? एक बार थम्स अप दिखा दो मुझे फटाफट से कि हाँ सर क्लियर हो रहा है ये। अब आ जाते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे। एक तो मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन बताया ही था कि अगर आप कोई डेरिवेटिव करना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन डाल दो, उससे डेरिवेटिव आसान हो जाता है। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव में कई बार क्या होता है कि आपको x दिया होता है, मान के चलो a cos थीटा, और y आपको दिया हुआ है लेट्स से a sin थीटा, और आपसे कोई बोलता है कि dy/dx निकाल दो। तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा dx/d थीटा, ठीक है, इसके लिए निकालना पड़ेगा dy/d थीटा, और dy/dx का मतलब हो जाएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। हालांकि d थीटा कट जाएगा तो वही वाली बात आ गई। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे फाइनली ये हो जाएगा आपका a से a कट जाएगा और माइनस कॉट थीटा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भले आंसर थीटा के टर्म्स में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे पहला सवाल पूछा जाता है कि इफ x a cos थीटा है, y a sin थीटा है, तो फाइंड dy/dx, तो आप dy/d थीटा निकालोगे, dx/d थीटा निकालोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वहां से dy/dx आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। कई बार यह भी पूछा जाता है कि फाइंड डबल डेरिवेटिव। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर रहा हूं इसके अंदर में। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालें? सर हमें पता है dy/dx होता है माइनस कॉट थीटा। डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि आपको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डेरिवेटिव ही आएगा, और इसको जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन साथ में एक d थीटा/dx भी आएगा। क्यों आ रहा है ये बच्चों? क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू dx इसको फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया है, d/dx दोनों का किया है हमने, दोनों तरफ। तो इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया, कॉट थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन थीटा का भी तो करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो d थीटा/dx। तो d थीटा/dx यहां से निकल जाएगा -1 अपॉन a sin थीटा, -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन a sin थीटा, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1 अपॉन a sin क्यूब थीटा। ये आपका डबल डेरिवेटिव होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। जब आपका y या x किसी थीटा के टर्म्स में है, जैसे y थीटा के टर्म्स में है, y इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो जब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, t के टर्म्स में भी करना है, तो y का dy/dt होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे और d थीटा/dt भी आएगा। मतलब दोनों वेरिएबल्स को dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो ये चीज मत भूलना बेटा, ये तो गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम डायरेक्टली कॉट थीटा को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस कोसेक स्क्वायर थीटा भूल गए। ये तो सोचा नहीं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर रहे। अगर यही मुझे dy/d थीटा चाहिए होता तो एक अलग चीज होती, जैसे यहां किया हमने, नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक डेरिवेटिव मैंने आपको अच्छे से बता दिया। देखो इसमें आई थिंक अब कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का बचा नहीं है। dy/dx इज dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। चलो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और ये जेई एडवांस्ड में इस तरह का प्रॉब्लम आ चुका है। इनफैक्ट मेरे पेपर में आया था, एग्जैक्ट ये नहीं आया था, इसी से मिलता जुलता था, मतलब यही रिलेशंस दे रखे थे, है ना, मतलब 99% मिलता था, बस डेटा थोड़ा अलग होगा। जेई एडवांस्ड 2006 में ये प्रॉब्लम आपसे पूछा गया।
क्या प्रॉब्लम है? एक फंक्शन है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अब एक फंक्शन दिया हुआ है एच एक्स, आपको h5 11 दिया हुआ है और h10 आपको बताना है क्या आना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सोचो। मुझे डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ डबल डैश एक्स, मुझे सिंगल दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन चाहता है कि उसको डिफरेंशिएट किया जाए, क्योंकि जब तक मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा एच एक्स को, तब तक मेरे पास एफ डैश एक्स या डबल डेरिवेटिव या जो भी जी डैश एक्स ये सब नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में यही है कि अगर आपके पास एच एक्स ये दिया हुआ है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर, हालांकि ये क्वेश्चन मैं बाद में बोलूंगा कि इसको ऐसे क्वेश्चंस को तो आप थोड़ा याद भी, मतलब करते करते आपको याद ही हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, क्यों कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास डेटा ही डेरिवेटिव्स का दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट तो करके देखना ही पड़ेगा, और मुझे h10 की वैल्यू भी निकालनी है। ये हो जाएगा 2fx इंटू एफ डैश एक्स और ये हो जाएगा 2gx इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना, अब आप बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहां पे आप ये देख सकते हो कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिया हुआ है, यहां पे जी एक्स और जी डैश एक्स दिया हुआ है। अब देखो इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, 2fx और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, 2 तो कॉमन ही ले लेते हैं, प्लस gx की जगह मैं एफ डैश एक्स यूज कर रहा हूं, gx की जगह मैं एफ डैश एक्स यूज कर रहा हूं, सही बात है, gx की जगह एफ डैश एक्स, ये एंड gx अगर एफ डैश एक्स है तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जी डैश एक्स हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, तो यहां पे एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एफ एक्स को मैंने एक बार ऐसे ही छोड़ दिया, जी को एफ के टर्म्स में कन्वर्ट किया, ताकि कुछ देखते हैं कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है कि नहीं होती। तो जी एक्स आएगा एफ डैश एक्स, तो जी डैश हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। लेकिन आपको एफ डबल डैश एक्स दिया हुआ है कि माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो ये वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है, दिस इज माइनस एफ एक्स। तो आपका जो एच डैश एक्स आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, कट गया आपस में, जीरो आ गया। और किसी का डेरिवेटिव अगर जीरो आ रहा है तो डेरिवेटिव जीरो तभी आता है जब कोई फंक्शन आपका कांस्टेंट होता है, यानी इट्स स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो फंक्शन आपका आ चुका है बेटा कांस्टेंट, यानी अगर h5 आपका 11 आ रहा है तो फिर h10 को भी क्या होना पड़ेगा, 11 ही होना पड़ेगा, है ना। कमाल का सवाल, एडवांस में पूछा गया सवाल है आज से 16 साल पहले, जब मैंने भी आईआईटी का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, बिकॉज डेरिवेटिव्स का रिलेशन दे रखा था, और बस यहां पे सोचना है जी एक्स जो दे रखा है वो लिख दिया, जी डैश एक्स लिख दिया, और फाइनली डबल डेरिवेटिव को माइनस एफ एक्स लिख दिया। तो इन शॉर्ट एच डैश एक्स जीरो आ गया, यानी फंक्शन कांस्टेंट आ गया। दैट्स वाई अगर h5 पे 11 है तो h6 h7 कुछ भी वैल्यू ले लो, आपका फंक्शन ही एक्चुअली 11 है आपका, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है ना, तो 11 होगा, यानी कि y इक्वल्स टू 11 इज द फंक्शन। तो कांस्टेंट इसका आंसर होगा, C इज द राइट आंसर। गॉट इट? एक बार मुझे सभी कमेंट्स पे लिख के बताएंगे सर समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना करा रहे हो अब तक सब कुछ समझ में आता जा रहा है, चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म है, इनवर्स फंक्शंस हैं, इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द इनवर्स, ठीक है, टेंजेंट का क्या मतलब होता है, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ रही है। एंड वी आर डूइंग सम वेरी नाइस प्रॉब्लम्स जो IIT में आते रहते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला सवाल आ चुका है आपके सामने। ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले इसी तरह का सवाल करवाया, एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स, जिसमें एक्स को वाई के टर्म्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एक और सवाल आपके सामने आ चुका है, देख लो, सेम क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, जी इज द इनवर्स, आपको जी डैश निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, आगे ना बिल्कुल सेम वही सवाल। तो ये सवाल जेई मेन में एडवांस्ड में बहुत पूछे गए हैं, अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखो 2009 2010 या कोई भी इनवर्स के डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, पिछले कुछ 2-3 सालों में तो नहीं आए अभी, लेकिन पहले काफ़ी पूछे जाते थे, ठीक है ना। तो दोबारा भी आ सकता है, और जेई मेन में भी आने लगे हैं, जेई मेन में तो बहुत ही कॉमन है इस तरह के सवाल। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपका फंक्शन है एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल,
x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये देख लेते हैं। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 प्लस कॉस एक्स आएगा, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग है मतलब 1 1 है। कुछ दे नहीं रखा तो हम लोग जनरली मान लेते हैं कि फंक्शन फ्रॉम r टू r है। तो अगर फंक्शन आपका है x प्लस साइन एक्स, अगर आप x को इन्फिनिटी डालोगे तो फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और अगर x माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो y भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है, यानी इसकी जो रेंज है वो r है। तो रेंज r है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 1 है, तो हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन हम इसका इनवर्स निकाल नहीं सकते, वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स एज x कैनॉट बी कन्वर्टेड एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो उसको निकालने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। क्या प्रोसीजर बताया था, बताओ, याद करो बच्चों, क्या प्रोसीजर था? प्रोसीजर था सर कि f ऑफ gx आपका x होगा, फिर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। इनफैक्ट सीधा यही फॉर्मूला याद कर लो, g डैश x होता है 1 अपॉन f डैश gx। निकालना किस पॉइंट पर है हमें निकालना है पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 पे निकालना है। तो मैं x की जगह डालूंगा 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2। मुझे सबसे पहले ये चीज चाहिए होगी, g ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2। तो g ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 मुझे कैसे मिलेगा? व्हाट इज g? g इज f इनवर्स। इसको मान लेते हैं t है। आप मुझे बताओ कि मैं यहां पे x को कुछ पुट कर सकता हूं ताकि ft की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 आ जाए। मुझे t चाहिए अल्टीमेटली, वो मैं यहां रख दूंगा, दिस इज t। भाई g ऑफ समथिंग का मतलब है f इनवर्स ऑफ समथिंग, उसको t मान लो, तो ft की वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। तो मैं x को यहां क्या पुट करूं या t को क्या पुट करूं यहां पे, ताकि ये पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 आ जाए। वेरी सिंपल। अगर मैं f को पाई बाई 4 डालता हूं, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2। तो t की वैल्यू यहां से बेटा हो गई पाई बाई 4, यानी आपका जो f इनवर्स होगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 पे, वो पाई बाई 4 होगा, यानी g ऑफ इसकी वैल्यू जो आएगी वो पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 हो जाएगा बेटा। दिस विल बी 1 अपॉन f डैश पाई बाई 4। तो आपका f डैश पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल निकालना है, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो f डैश पाई बाई 4 निकालने के लिए पहले f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x है 1 प्लस कॉस एक्स, तो f डैश पाई बाई 4 है आपका 1 प्लस 1 बाई रूट 2, यानी कि रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। इसका रेसिप्रोकल करना है, यही तो था। तो g डैश जो हमें चाहिए था उस पॉइंट पे, वो था 1 अपॉन f डैश पाई बाई 4, दैट इज रूट 2 ओवर रूट 2 प्लस 1। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो रैशनलाइज्ड, मतलब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 1, 2 माइनस रूट 2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही कमाल के सवाल होते हैं। सबसे पहले हमें g डैश x निकालना पड़ेगा 1 अपॉन f डैश जी एक्स, फिर मुझे g ऑफ समथिंग की वैल्यू चाहिए, यानी f इनवर्स ऑफ इसकी वैल्यू चाहिए। तो x को अगर मैं पाई बाई 4 डालूं तो f ऑफ पाई बाई 4 इसके बराबर आ रहा है, यानी f इनवर्स पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। बस ये कहानी थी। तो ये मेन चीज ढूंढनी होती है हिट एंड ट्रायल से, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा। f डैश पाई बाई 4 निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को fx दे रखा है, तो वहां से आंसर आ गया 2 माइनस रूट 2, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? इनवर्स का डेरिवेटिव विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, है ना, कैलकुलेट तो कर नहीं सकते इनवर्स। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चले आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आर स्क्वायर के बराबर है और k की वैल्यू है y डबल डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का क्यूब, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, मुझे y डबल डैश चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो जो क्वेश्चन में चाहिए होता है उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम अप्रोच करते हैं सवालों को। क्योंकि यहां पे मुझे वाई डबल डैश चाहिए और आंसर भी आर के टर्म्स में आ रहा है, के जो है वो आर के टर्म्स में आ रहा है, इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो मैं वाई डबल डैश निकाल के यहां पे पुट करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है आगे जाके, है ना, और वाई डैश को नीचे पुट कर दूंगा। तो लेट्स सी कि क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो यहां से आएगा 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका जो वाई डैश आ गया वो आ गया माइनस एक्स बाई वाई। एक रिजल्ट तो ये मिल गया मुझे। ठीक है, x प्लस वाई वाई डैश आपका 0 आ रहा है, तो यहां से वाई डैश मिल गया। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, 1 प्लस वाई को छोड़कर वाई डैश का और वाई डैश को छोड़कर वाई का, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आपका जो वाई डबल डैश होगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई। एक रिजल्ट मुझे ये मिल गया। क्लियर है सबको? तो मुझे y डैश मिल चुका है जो मैं यहां डालूंगा, और एक मुझे y डबल डैश मिल चुका है। तो अब k की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। ठीक है, देखो हमें नहीं पता क्या होगा, बट इसी तरीके से अप्रोच करना है, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है आगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मैंने अप्रोच किया। तो देखते हैं, k आ जाएगा आपका y डबल डैश, क्या था y डबल डैश की वैल्यू, माइनस ऑफ वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, माइनस ऑफ वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, एंड डेट वॉज y। तो नीचे y आ जाएगा, नीचे भी कुछ दिया हुआ है, यह है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों का रेशियो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये शायद 1/2 बचेगा। देखो ध्यान से, सही कर रहे हैं, माइनस 1/y और ये बचेगा आपका अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ऊपर वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 था, नीचे उसके पावर 3/2 था, वो नीचे आया तो 1/2 वाली पावर आ गई। अब मैं वाई डैश का फॉर्मूला भी यूज करने वाला हूं। वाई डैश भी निकाला था हमने, क्या था, वाई डैश था माइनस एक्स बाई वाई, तो ये यूज करते हैं। तो k की वैल्यू आएगी माइनस 1/y और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस y और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये y और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर था, तो ये माइनस 1/r आ जाएगा। ये आया ना मजा क्वेश्चन करने में। तो जब इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे जेई के एग्जाम में, तो आपको जो बोला गया वो करना है। यहां पे आपको एक बार डिफरेंशिएट किया, वाई डैश निकाल लिया, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो वाई डबल डैश निकाल लिया, बस यहां पे वाई डबल डैश रख दिया और यहां वाई डैश रख दिया। बस दोनों वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो -1/r आएगा। डेट मीन्स यस, बी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए कैसे करना है डेरिवेटिव के सवाल? घबराना नहीं है इन सवालों में। एक बार डबल डेरिवेटिव का नाम लिया तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, वाई डैश का नाम लिया और दोनों जगह पे चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल है, फंक्शंस आपको u दे रखे हैं x के टर्म्स में और v भी दे रखा है x के टर्म्स में। आपको बताना है फंक्शंस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशंस में सब में dv/dx और du/dx दे रखा है, यानी मुझे एक बार इसे du/dx निकालना पड़ेगा, एक बार dv/dx निकालना पड़ेगा, और फिर हम यहां पे हर ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। तो ये सिंपल सवाल है, थोड़ा है ना, इनवर्स वाले में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बट वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो आपके जेईई एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, यहां से u और v मतलब du/dx और dv/dx निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाए, du/dx निकाला जाए। तो du/dx क्या होगा, e⁻x को छोड़कर माइनस साइन x और cos x को छोड़कर e⁻x, बेसिकली e⁻x cos x माइनस साइन x। अच्छा, dv/dx क्या होगा, e⁻x को छोड़कर cos x और sin x को छोड़कर e⁻x। पोलर ट्रू लगा रहा हूं सीधा, e⁻x कॉमन लोगे तो आ जाएगा cos x प्लस sin x। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस जो हैं वो ट्राई करते हैं। सबसे आसान ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं सी और डी। सी और डी ऑप्शन मुझे सबसे इजी लग रहे हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, du/dx और dv/dx को अगर मैं ऐड करता हूं
तो आई थिंक साइन एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, 2e टू द पावर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2u। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है एंड डी स्टेटमेंट आपकी गलत स्टेटमेंट है। तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को ऐड किया तो साइन वाला पार्ट कट गया, 2e टू द पावर एक्स कॉस एक्स आ गया विच इज इक्वल टू 2u ना कि 2v, तो 2u के बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट पे, है ना, यहां लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका du बाई डी एक्स, मैं लिख लेता हूं पहले, e टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां से dv बाई डी एक्स आ जाएगा आपका e टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन बच्चों अब हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देख लेते हैं, u dv बाई डी एक्स और प्लस माइनस v du बाई डी एक्स, मतलब हमें कुछ ऐसा ऑप्शन दे रखा है। एक ऑप्शन है मेरे पास u dv बाई डी एक्स माइनस v du बाई डी एक्स, और एक ऑप्शन है मेरे पास u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, है ना, यही तो ऑप्शन है आपके। माइनस वाला पहला ऑप्शन है, दूसरा जो है दूसरा ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, u की जगह हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना क्या वैल्यू आने वाली है यहां पे। तो ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी, अच्छा एक चीज कर सकते हैं इसके अंदर, हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो du बाई डी एक्स क्या है एक्चुअली, जो du बाई डी एक्स है वो e टू दी पावर कॉस एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स साइन एक्स है, मतलब एक्चुअली ये है u माइनस v। समझो बात को, हालांकि पुट करके सॉल्व कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगा कि यार लेंदी जाएगा, तो मैंने क्या किया, e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स को u लिख लिया और e टू दी पावर एक्स साइन एक्स को v लिख लिया, और सिमिलरली जो आपका dv बाई डी एक्स है वो हो जाएगा u प्लस v। बस ये डाल देते हैं, क्योंकि हमारे जो LHS RHS वाले हैं वो भी u और v के टर्म्स में ही है, तो सब कुछ u और v के टर्म्स में है। तो u टाइम्स dv बाई डी एक्स हो जाएगा u प्लस v माइनस v टाइम्स ये हो जाएगा u माइनस v, तो दिस विल बी u स्क्वायर प्लस uv माइनस uv प्लस v स्क्वायर। तो आपका ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ गया माइनस वाला, बिल्कुल सही आ गया। अगला करते हैं, u dv बाई डी एक्स हो जाएगा u स्क्वायर प्लस uv प्लस v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस v का होल स्क्वायर। क्या ये सही है, u प्लस v का होल स्क्वायर? नहीं, ये गलत है। तो यहां पे दो ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे बेटा। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया बहुत ही ध्यान से करना। हालांकि मेरे पास यहाँ पे इसको मैं अभी भी यहां भी लिख सकता था कि ये u माइनस वी है और ये u प्लस वी है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 2u आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं, जस्ट इन केस अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से 2v आ जाएगा, माइनस 2v आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने यहां पे किया। तो ये कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था, तब क्वेश्चन थोड़ा छोटा बनता। अगर e टू दी पावर x में करते तो शायद क्वेश्चन थोड़ा लेंदी चला जाता। ठीक है, तो du बाई डी एक्स इज u माइनस वी एंड dv बाई डी एक्स इज u प्लस वी। यहां पुट किया, पहला ऑप्शन ठीक आया, लेकिन जो आपका दूसरा ऑप्शन था वो गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है और एक सी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है? समझ पूरा देखो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में चाहे पैरामीट्रिक का सवाल हो, इनवर्स का सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस इजी आएंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो और भी इजी लगेंगे, फिर आप आराम से जेई में सवाल कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलें आगे। ओके, ये वाला सवाल करते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस ई टू दी पावर बी एक्स, वेर ए इज नॉट इक्वल टू बी, मना कर दिया है। डबल डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव माइनस 15 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको ए बी का मॉड बताना है, क्या आएगा। नाइस क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है। यानी मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सिंगल निकालना पड़ेगा, और एफ एक्स तो मैं दे ही रखा है। तो चलो एक एक करके करते हैं और फिर यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एफ एक्स दिया हुआ है e टू दी पावर ए एक्स प्लस ई टू दी पावर बी एक्स। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा a e टू दी पावर ए एक्स प्लस b e टू दी पावर बी एक्स, और जब मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा a स्क्वायर e टू दी पावर ए एक्स प्लस b स्क्वायर e टू दी पावर बी एक्स। अब मुझे तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है और फिर देखते हैं वहां से क्या रिजल्ट निकलता है। a और b बराबर नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करता हूं। डबल डेरिवेटिव है आपका a स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स और प्लस b स्क्वायर ई टू दी पावर बी एक्स। ठीक है भाई, माइनस ट्वाइस ऑफ f डैश एक्स है आपका a ई टू दी पावर ए एक्स प्लस b ई टू दी पावर बी एक्स, और माइनस 15 टाइम्स है आपका e टू दी पावर ए एक्स प्लस ई टू दी पावर बी एक्स इज इक्वल टू 0।
अब e टू द पावर ax वाले टर्म अलग कर लो सारे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15, और e टू द पावर bx वाले टर्म्स अलग कर लो, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से समझना, अगर आप इस टर्म्स को जीरो करना चाहते हो तो आपको a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 को जीरो करना पड़ेगा एंड b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 को जीरो करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है कि a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर y अगर जीरो है तो फॉर श्योर आपको a और b को जीरो करना पड़ेगा, तभी जीरो होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो कभी जीरो होते नहीं है। तो अगर इन दोनों का सम जीरो करना है तो दे हैव टू बी, इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक है, 5 और 3 वाले में टूट जाएगा, तो आई थिंक एक आंसर 5 आएगा और एक आंसर -3 आएगा। यहां से भी एक आंसर 5 आएगा, लेकिन ए आपका -3 आएगा, बी -3 आएगा। लेकिन मना किया गया है कि ए और बी बराबर नहीं है, यानी क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं। तो ए और बी का एक तो ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा। आई थिंक 5 वाला पेयर बन नहीं सकता, -3 बन नहीं सकता, क्योंकि बोला गया है कि फंक्शन, पिछले क्वेश्चन में देखा था, बोला गया है कि a इज नॉट इक्वल टू b। तो 5 और -3 तो नहीं हो सकता, यानी या तो 5, -3 आएगा पेयर, या फिर आपका पेयर -3, 5 आएगा। इन एनी केस ए बी का जो मॉड आएगा वो आएगा 15। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा -15, उसका मॉड आ जाएगा 15। ये सवाल था, सिंपल सवाल था, लेकिन कैलकुलेटिव था, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा अगर सवाल करना है। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे डाली, f डबल डैश की, f डैश की, fx की, और e टू द पावर x अलग कर लिया, b वाला अलग कर लिया। और वो जीरो तभी होंगे जब दोनों को जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो पॉजिटिव होते हैं, वो कैसे जीरो होंगे। तो वहां से a और b की दो वैल्यूज आ गई, बराबर नहीं हो सकते, बस इसलिए हमने मैच कर दिया। तो दो पेयर्स पॉसिबल हैं, दोनों ही पेयर्स में आपका प्रोडक्ट जो आ रहा है -15 आ रहा है, यानी मॉड की वैल्यू है तो +15 हो जाएगा, +15 होगा। या तो मॉड नहीं पूछते, ठीक है ना, सिर्फ ए बी पूछते तो -15 हो जाता। अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, गिवन डेट y प्लस लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। e टू द पावर y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस 1, ऐसे और 4 ऑप्शंस हमें टोटल दे रखे हैं और हमें सॉल्व करना है, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करना है, एक एक ऑप्शन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं सही है या गलत है, ठीक है, शुरू करें। हाँ जी बच्चों, चलो सर शुरू करो, आप कह रहे हो तो शुरू करो। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मुझे पहला ऑप्शन बोला गया कि e टू दी पावर y जो होगा वो एक्स वाई डैश प्लस 1 के बराबर होगा। चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ ना डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर दें। यह आएगा 1/1 प्लस एक्स, यह आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो -1/x प्लस 1 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पे log 1 प्लस एक्स प्लस वाई 0 था, ठीक है, नॉर्मली कर रहे हैं जैसे आप लोग भी करोगे। मैंने डिफरेंशिएट किया और यहां से आ गया। यहां पुट करके देखते हैं, ये कहना चाह रहा है कि e टू दी पावर y जो होगा, e टू दी पावर y जो होगा उसकी वैल्यू एक्स वाई डैश प्लस 1 आ जाएगी। चलो चेक करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग y की जगह ही डाल देते हैं, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो y जो आ रहा है वो -log 1 प्लस एक्स आ रहा है। तो e टू दी पावर LHS में आ जाएगा -log 1 प्लस एक्स, एक्स वाई डैश आ जाएगा -x प्लस 1। और मैं चेक कर रहा हूं LHS और मैं चेक कर रहा हूं RHS, सिंपल ऐसे ही करेंगे। भाई मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच एग्जैक्ट कैसे करना है, अलग अलग तरीके से बच्चे अलग अलग अप्रोच लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल सिंपल अप्रोच लगा रहा हूं, एकदम सीधा। मैंने डिफरेंशिएट करके देखा, dy बाई डी एक्स यहां से निकाला, अब यहां डालने वाला हूं। डाला तो y एक रह गया, तो मैंने y की जो वैल्यू थी वो मैंने यहां से उठा ली। e टू दी पावर माइनस लॉग होता है 1/, तो ये तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या ये सही है? इसका आंसर चेक करके देख लें। 1 - x/1 प्लस एक्स, एलसीएम लोगे तो ये 1/1 प्लस एक्स ही आएगा। दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, दैट मीन्स यस, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो LHS और RHS की जो वैल्यू है वो एकदम बराबर है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले
ऑप्शन पे चलते हैं, वाई डैश माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा, ये तो हमने निकाला ही था अभी, तो आएगा ही आएगा, तो बहुत आसान हो गया ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन, वाई डैश और ई टू दी पावर वाई का सम 0 आएगा, वाई डैश निकाला था मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ई टू दी पावर वाई क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। भाई ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन क्या बन जाता है, ई टू दी पावर लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि माइनस पावर में चला जाएगा, और आपको मालूम है ई टू दी पावर ln x क्या होता है, x ही होता है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का सम डेफिनेटली 0 आएगा, तो सी ऑप्शन भी ठीक हो गया। तो सिंपल सवाल है, बस y डैश निकालो और y की वैल्यू बस इसके टर्म्स में रख दो, दैट्स इट। अगला ऑप्शन देखते हैं, y डबल डेरिवेटिव ई टू दी पावर 2y आएगा, ये कुछ कमाल का सवाल लग रहा है, चलो देखते हैं भाई। हमारे पास y डैश आया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो आपका y डबल डैश आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपका LHS आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब बात करते हैं RHS की, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2y, y की जगह क्या रखा था हमने, यहां से y की जगह रखा था माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा, और ई टू दी पावर ln a होता है, a ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल दोनों के दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं, यस, डी इज ऑल्सो राइट। डेट मीन्स कि चारों ऑप्शंस ही ठीक थे। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ओवरथिंक नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, किसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट करें, यहां दिक्कत आ जाती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेटा, कि आपका जो वैल्यू है नॉर्मली सॉल्व करो, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को, LHS RHS बस आपको मैच करके जाना है। दैट्स व्हाई ऑल द 4 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। गॉट इट? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है कैसे करना है? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अलग अलग तरह के सवाल आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, तो कैसे टैकल करना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला सवाल, इफ x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर a प्लस b, तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसी पार वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम जनरली लॉग लेके सॉल्व कर देते हैं। लॉग लेके सॉल्व करना जो होता है वो रिलेटिवली आसान होता है, मतलब लॉग लेके फिर डिफरेंशिएट करो, rather than डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट या कैलकुलेटिव हो सकता है। तो इस तरह के सवालों में हम जनरली क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर a प्लस लॉग y की पावर b इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर a प्लस b। तो यहां से हो जाएगा आपका a लॉग x, ये हो जाएगा आपका b लॉग y, और ये हो जाएगा a प्लस b लॉग x प्लस y। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a बाई एक्स, ये आएगा b बाई वाई इंटू वाई डैश यानी dy बाई डी एक्स, और a प्लस b को छोड़कर इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 प्लस वाई डैश। सही है, लॉग x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का चेन रूल से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब y डैश अलग अलग कर लो, बाकी सब अलग अलग कर लो। तो a बाई एक्स माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैंने 1 के साथ एक तरफ कर लिए, और बाकी y डैश के साथ आ जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस b बाई वाई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका ax प्लस ए वाई, और माइनस ये हो जाएगा ax माइनस बी एक्स। सिमिलरली यहां सॉल्व करेंगे बेटा, यहां करेंगे तो आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहां से आपका ए वाई प्लस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई, ये आ गया। तो x प्लस वाई तो कैंसिल हो गए, और क्या हो सकता है, यहां पे ax और ax कैंसिल हो गए, यहां पे ए वाई माइनस बी एक्स आ गया, और यहां पे भी बी वाई कैंसिल हो गई, यहां भी ए वाई माइनस बी एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद देख सकते हो कि ये आ जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन, ये आपका बचेगा x, और ये आ जाएगा आपका y डैश, ये भी आ जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन, ये आ जाएगा y। तो हालांकि यहां पे दिया होना चाहिए था ए वाई माइनस बी एक्स बराबर नहीं हो सकते हैं, मतलब ये अगर दिया रहेगा ए वाई इज नॉट इक्वल टू बी एक्स,
तो सही रहेगा, तो हम इसको आप आराम से काट सकते हैं। तो आपका जो y डैश आ जाएगा वो y अपॉन x आ जाएगा, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, इट इज डिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, ये गलत हो जाएगा, और y अपॉन एक्स। तो ज्यादा अच्छा सवाल बनता अगर हम ये दिया होता, क्योंकि हमें जब कैंसिल आउट करना होता तो हमें इसे रूल आउट तो करना पड़ेगा कि हाँ ए वाई जो है वो बी एक्स के बराबर नहीं है, मतलब कि आपका जो y है वो b बाई एक्स के बराबर नहीं है, यानी dy, या तो ये लिख देते dy बाई डी एक्स जो है वो b बाई ए के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सवाल में, है ना। तो थोड़ा सा अधूरा सवाल है, बट चलो कोई बात नहीं, इतने नंबर तुम दे देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड कि आपको लॉग लेके डिफरेंशिएट करना था। ए वाई माइनस बी एक्स अगर दिया रहता, या तो ये दिया रहता या फिर ये दिया रहता, तो हमारा क्वेश्चन और काफी मतलब एकदम विदाउट एरर फ्री हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं। वाई डैश आ गया y अपॉन एक्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर्स आर ए बी एंड डी। गॉट इट? सबको समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ सबसे पहले, ठीक है। चलो अब मैं आपको देने वाला हूं एक होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, और आप उसको घर पे ट्राई कर सकते हो, और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप सबको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पैरामेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी हमने सवाल सॉल्व करे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। तो आज का लेक्चर वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये रहा आपका होमवर्क सवाल, जिसमें आपके पास मॉडुलस का फंक्शन है और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। आई विल सजेस्ट कि पहले इस मॉड को ब्रेक कर लेना, और मॉड को ब्रेक करने के बाद आप अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगा वो, और उन्हीं का डेरिवेटिव पूछा गया है तो कर लोगे। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफ से भी कर सकते हो, ऐसे ग्राफिकल मेथड ज्यादा अच्छा होगा, या तो ब्रेक कर लो या ग्राफ से सॉल्व कर लो। करो इसको, ये फंक्शंस में आपने करा होगा ग्राफ कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 के मॉड का, वहां अलग अलग इंटरवल में पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ है और उसके हिसाब से क्या डेरिवेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो 2x माइनस 3 डेरिवेटिव है ना, इसी हिसाब से, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई जरूर करना बेटा, ओके। सो आई होप सभी बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, एंड विल डेफिनेटली जल्दी से जल्दी मिलेंगे हम लोग, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन आपका होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो डेफिनेटली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होगा, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट्स मीट सून बेटा, एंड इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देख लें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो अपने जेईई एग्जाम्स की, और मॉक टेस्ट देते रहो थोड़ा थोड़ा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जरूर करते रहो। प्रीवियस ईयर्स करोगे तो आपको काफी आइडिया लगेगा कि पिछले सालों में जेईई मेन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।